हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? ठीक हो सब? कल का सब समझ में आ गया था? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीख लिए? चलो, तो जैसा मैंने कल कहा था, आज से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना शुरू करते हैं। आज से अपना इंटीग्रेशन का रिवीजन चालू हो जाएगा, है ना? तो स्टार्ट करें बिना देर किए, या थोड़ा बहुत आराम चाहिए? रेस्ट लेना है? कोई नहीं। आज आज हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड कर लेंगे, है ना? 3 मेथड मैंने बताए थे: वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 3 टाइप से हम लोगों ने देखा था कि करने हैं हम लोगों को सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार्ट कर दूं ना? पक्का? ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कल इसमें कुछ मिस्टेक रह गया था, उसको आज पूरा कर लेते हैं। क्या रह गया था मिस्टेक? वो एक जगह वाई डैश था ना, उसका डिफ्रेंसिएशन में वाई डबल डैश के साथ वाई भी मल्टीप्लाई में आएगा, वो छूट गया था लिखना। वो मैं पूरा कर देता हूँ, इसको पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ फिर से। इसके बाद अब फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, उसके लिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। तो और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो फॉर्मेशन का टॉपिक है वो रिवाइज भी हो जाएगा कल का, एक बार वार्म अप हो जाएगा इससे। फिर उसके बाद रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे हम लोग। अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, पहले वार्म अप कर लो पहले। क्या हो जाएगा? 2ax प्लस 2by इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, और यहाँ पे वाई डैश ऐसे ही छूट जाता है मेरे से, छूटना नहीं चाहिए। अब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो इसको, या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे a बाई बी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा ही। a बाई बी ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो a बाई बी इक्वल टू माइनस वाई डैश अपॉन एक्स। ये सब्स्टिट्यूट करने के काम आएगा। पहला इक्वेशन मान लो इसको। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, 2 वेरिएबल है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना ही है। तो फिर से कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना था, वाई डैश को कांस्टेंट रखा और y को डिफ्रेंशिएट किया। क्या हो जाएगा? फिर से वाई डैश प्लस वाई डैश को कांस्टेंट रखा था, अब y को कांस्टेंट रख लेते हैं। y को कांस्टेंट रखा तो y डैश का डिफ्रेंशिएशन वाई डबल डैश इक्वल टू 0 हो गया। यही छूट गया था कल, ये y ही छूट गया था कल, ठीक है? बीच में कहीं जाना पड़ा था तो ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि ये छूट गया है। खैर, आज ये पूरा हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, इधर से उधर भेज दो, तो a माइनस ए बन जाएगा इक्वल टू बी इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश। फिर b को इधर ले आते हैं, माइनस a बाई बी इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश। अब a बाई बी की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, और माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इंटू वाई डैश अपॉन एक्स इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश। अब बस मर्जिंग करनी है इसको। हो गया ना एलिमिनेट, सारा का सारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। अब बस रीअरेंज करना है इसको, वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश। ये रहा। अब दोनों को एक साइड भी ला सकते हो, चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है। और एक साइड में ले आए तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये भी अपना आंसर हो सकता है। और
एक साथ लेकर के आ जाए, ये भी आंसर है। ठीक है, तो दोनों में से कोई से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से ही जैसे भी ऑप्शन में आ जाए, या फिर सब्जेक्टिव है तब तो दोनों में से किसी को भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया पूरा? भाई छूट गया था, अब तो नहीं छूटा ना? यहाँ का तो ठीक है, सीधा भाई लगवा देता, बाकी जो बाद में देखेंगे उनका क्या होगा? उनको भी तो उनका भी तो सोचो। हो गया, तुम लोगों ने तो सिर्फ भाई लगाया, वो लोग लिख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। अच्छा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा इस स्लाइड से। देखो फैमिली ऑफ कर्व था, उसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला? डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। ये हम लोगों ने कल देख लिया, आज रिवाइज भी हो गया एक क्वेश्चन। अब आज से हम लोगों का काम क्या रहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा हमें, आज से क्या गिवन होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन ही गिवन होगा, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और फैमिली ऑफ कर्व निकालेंगे, या फिर पार्टिकुलर कर्व भी निकाल सकते हैं। उसमें कुछ दिया हुआ रहेगा कि x इक्वल टू दिस पर y इक्वल टू दैट है, तो फिर x और y को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकल आएगा, उससे बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल आएगा। मतलब एक इंडिविजुअल कर्व फैमिली ऑफ कर्व की जगह पे। तो अभी ये हवा में मैंने बताया, तो हवा में तो हवा ही नहीं लगी ना। तो अब इस हवा से ज़मीन पे आता हूँ। जिसको इंटीग्रेशन करना आता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व निकालना भी आता है। तो इंटीग्रेशन अच्छे से रिवाइज करना, सही है ना? सारे के सारे आने चाहिए, इंडेफिनिट वाले खास करके, इंडेफिनिट वाले खास करके रिवाइज करने। तो शुरू हो जाऊँ आज का लेक्चर शुरू करें सीरियसली। देखो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें पहले ये क्वेश्चन है, इसको तो हम लोगों ने कल भी देखा हुआ है, याद है? y इक्वल टू एम एक्स, उसका आया था ऐसे। तो इसको इंटीग्रेट करके वापस देख लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स आता है या नहीं आता। तो करें स्टार्ट। इसमें ध्यान से देखो, वेरिएबल को सीधा सीधा सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटेड है ही पहले से, लेकिन फिर भी y का जो भी है डिफरेंशियल और वेरिएबल उसको एक साथ रख ले आते हैं और x वाला दूसरी तरफ ले आते हैं, तो वेरिएबल का सेपरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेपरेशन। dy बाई वाई इक्वल टू dy बाई एक्स, मतलब dx बाई एक्स। अब क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। 1/y का इंटीग्रेशन ln y, इधर ln x प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडेफिनिट है, लिमिट तो लगा नहीं रखा, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब ln y और ln x को एक साइड ले आओ, तो ln y माइनस ln x इक्वल टू सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी, माइनस में रहता है तो डिवीजन में लेके आ जाते हैं, तो ln y बाई एक्स इक्वल टू सी। तो y बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा? एंटी लॉग ले लो, e टू द पावर c। अब e टू द पावर c क्या है? कांस्टेंट, इसको हम लोग m मान लेते हैं, k भी मान सकते हो, k मानोगे तो y इक्वल टू के एक्स, वहाँ पर फील नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने स्लोप को किससे डिनोट किया है अभी तक? m से, इसलिए हम लोग m से ही डिनोट कर लेते हैं इसको। तो अब सीधा सीधा y इक्वल टू एम एक्स आ गया ना? किसको डिनोट कर रहा है ये? m की वैल्यू अगर हम लोग चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा? अलग अलग स्ट्रेट लाइन मिलेंगे ना। जैसे देखो m इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू एक्स मिला ना, m इक्वल टू 2 रखा, y इक्वल टू 2x मिला। ये सारे के सारे अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, निगेटिव स्लोप भी रख सकते हो, हाँ रख सकते हैं।
y इक्वल टू माइनस एक्स मिल जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2x मिल जाएगा अगर नेगेटिव रखें, और भी फ्रैक्शन में रखोगे फ्रैक्शन में मिल जाएगा। तो वो m की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग स्ट्रेट लाइन्स मिल रहे हैं। मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, ये y इक्वल टू एम एक्स, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को। एक स्ट्रेट लाइन है नहीं, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन है, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन का परिवार है, समझ गए, पूरा परिवार है स्ट्रेट लाइन का। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व को। इस पार्टिकुलर कंडीशन में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें तो स्ट्रेट लाइन किसके अंतर्गत आएगा, कर्व के अंतर्गत आएगा। तो सीधा सीधा जनरल फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, शॉर्टकट में एफओसी, फॉग नहीं फॉक, एफओसी, फैमिली ऑफ कर्व्स। और अगर इसमें मैं ये दे दूं कि x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 2 है, तो यहां से हम लोग m की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट इन y इक्वल टू एम एक्स, पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 1 इंटू एम, m क्या हो गया 2 के बराबर हो गया ना। और वापस इसको स्ट्रेट लाइन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2x। ये क्या मिला, एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन मिला जिसका स्लोप 2 है ना। तो इससे क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मतलब वन कर्व। और जब पार्टिकुलर कर्व मिले तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। जब एक स्पेसिफिक कर्व मिले तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और अगर फैमिली ऑफ कर्व मिले तो इसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, जीएस, ये पीएस। तो ये जनरल सॉल्यूशन है, फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में एक कर्व मिलेगा, स्पेसिफिक कर्व। छापो, इजी है ना, हाँ, इंटीग्रेशन से इजी लग रहा है। डन, बढ़ जाऊं आगे। अब जो मैंने बताया है वो सारे के सारे एक चार्ट के फॉर्म में बना दिया है मैंने। ये पूरा का पूरा टेबल छाप लो, समझा दूं, पहले छापते रहना। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 मेथड मैंने कहा था। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल, जो आज होगा और कल भी होगा, क्योंकि रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल में भी एक दूसरा टाइप का भी है, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल में भी 3 टाइप होते हैं, टाइप 1 2 3। अब टाइप 1 क्या है, ये तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड वाला फॉर्मेट रहेगा। टाइप 2 में जब रेशनल हो जाएगा तब आएगा। टाइप 3 ये पोलर फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों टाइप भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो आज सिर्फ ये वेरिएबल सेपरेबल होगा, कल रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, फिर होमोजीनियस का नंबर आएगा, फिर होमोजीनियस के बाद इसका स्पेसिफिक रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, फिर लीनियर, और लीनियर में उसके लीनियर के बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। बर्नौलीज याद है ना, कल ही तो बताया था, बर्नौली इक्वेशन फिजिक्स वाला, स्टैटिक हेड काइनेटिक हेड पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस पोटेंशियल हेड वाला कांस्टेंट। तो ये जो अपना साइफन वगैरह है इन्हीं की देन है, इन्होंने जो थ्योरी दी है उसी का एप्लीकेशन है वो फ्लश वॉशरूम में। तो बर्नौली भाई साहब ने काफ़ी महान महान काम किए, उनमें से एक ये भी है, मैथ का भी है।
और इसके बाद जब ये सारा का सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सॉल्यूशन, तो एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाएंगे, एक लेक्चर उसमें लग जाएगा। तो लगभग मान के चलो अभी 7 लेक्चर हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां एप्लीकेशन, तो 7 दिन अभी और लगेंगे। कोई नहीं, देखते हैं कब तक क्या कंप्लीट होता है। लिख लिया? अरे लिखना ही कितना है यार, हो गया ना। चलो आगे बढ़ जाओ। तो अब सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल का पहला एग्जांपल। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल में होता क्या है, जिसमें वेरिएबल सेपरेट किया जा सके वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। तो वेरिएबल इसमें सेपरेट किया जा सकता है, देखने में तो लग नहीं रहा लेकिन कर सकते हैं हम लोग। कैसे? तो यहाँ पर ln dy बाई डी एक्स है, सिर्फ dy बाई डी एक्स नहीं है। ln को भूलना नहीं है, वो छिपा हुआ जैसा लग रहा है ना, इसलिए लगेगा dy बाई डी एक्स तो ये वेरिएबल सेपरेबल कहाँ से आ गया, लेकिन ln में है वो। तो एडिशन से प्रोडक्ट में भी जा सकता है। देखो एक्सपोनेंशियल बनेगा ना, तो ln अब स्टार्ट करते हैं। ln dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y हो गया। अब एंटीलॉग ले लो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस 4y। अब क्या करोगे, इसको जब एक्सपोनेंट में एडिशन रहता है तो उसको हम लोग बेस के साथ स्प्लिट करते हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है वो। तो ई टू द पावर 3x डॉट ई टू द पावर 4y। अब इसको सेपरेट कर लो, दोनों को सेपरेट कर लो, y की तरफ y और x की तरफ x। तो dy अपॉन ई टू द पावर 4y और इधर dx ई टू द पावर 3x। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या है अल्टीमेटली, ई टू द पावर माइनस 4y dy इक्वल टू ई टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट। ये क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस 4y और माइनस साइन के साथ, और 4 जो है ये नीचे डिवाइड भी होगा। आ गया? थोड़ा अजीब लग रहा है, बहुत सारे आ गए इस तरीके से कोफिशिएंट्स वगैरह। अब क्या करना है, अब एक साथ करेंगे, अब इन सबको एक साथ करेंगे। माइनस को प्लस बना दो, मतलब इसको भी उधर लेकर के चले जाओ और सबको एक साथ लिख दो। तो अभी यहां पर देखो, यहां से ऊपर सीधा ई टू द पावर 3x बाई 3 प्लस ई टू द पावर माइनस 4y डिवाइड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। सही है? अब एलसीएम वगैरह ले लो, क्या हो जाएगा, 4 ई टू द पावर 3x प्लस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 4y होगा ना। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस 12 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 12 से इक्वल टू 0। तो इसको सीधा सीधा 12 से लिख सकते हैं उधर, माइनस 12 से, और उसको मैं एक और कांस्टेंट लिख देता हूँ, वो भी सी ही है। वो भी सी ही है। इसको मान के चलो सी के बजाय के लिख देता हूँ, बाद में सी बना दूंगा, सही रहेगा। पहले के लिख लिया और बाद में सी कर दिया, सही है। लास्ट में सी देखने में अच्छा लगता है ना। तो ये रहा अपना जनरल सॉल्यूशन। इसमें कोई पार्टिकुलर वैल्यू दिया है, तो अब इसमें वैल्यू पुट भी करेंगे। y ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 कहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। y ऑफ 0 क्या, y किस पर डिपेंडेंट है, y ऑफ 0 का मतलब जिस पर डिपेंडेंट है वो 0 है। अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। तो x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 पर y भी कितना है, 0 है। तो y इक्वल टू 0।
पहले ये जो लिखा हुआ है वो समझ तो लो, पढ़ना कैसे, समझना कैसे, है ना। तो अब समझ में आ गया, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी, 0। तो इस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन और पुट करेंगे जो जनरल सोल्यूशन है उसमें। x इक्वल टू 0 क्या हो गया, 4 इंटू 1, और यहाँ पर 3 इंटू भी 1, e टू द पावर 0 कितना होगा, 1। तो 4 प्लस 3 इक्वल टू c, इससे कांस्टेंट कितना आ गया, 7 के बराबर। बैक सब्स्टिट्यूशन, अब सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 7 पुट करने पे फाइनल इक्वेशन जो है अपना e टू द पावर 3x प्लस 3 e टू द पावर माइनस 4y इक्वल टू 7। ये है अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, अपना फाइनल आंसर, अपना फाइनल आंसर। इजी है, इजी लगना चाहिए। इतने भयंकर भयंकर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर लियो तो ये सब क्या है, कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है ये, है ना। हो गया, एग्जाम में इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए कि 2-3 स्टेप खाया जा सकता है, मतलब 2-3 स्टेप स्किप कर सकते हो माइंड में, तो कर डालो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना सारा लिखने का। वैसे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएंगे, समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन कहाँ आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ऑब्जेक्टिव में आएंगे 1 मार्क, तो उसमें इतना भयानक सा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक एक दो स्टेप जितना दिमाग में हो पाता है दिमाग में, और उसके बाद लिखते चले जाओ। तो दोनों को मिक्स करके, ये छोटा भी हो सकता है, देखना 4 स्टेप में हो जाएगा ये। कैसे, इतना तो पता चल रहा है ना, ये ln है तो e टू द पावर जाएगा, फिर स्प्लिट करोगे ऐसे, इधर लाओगे e टू द पावर माइनस 4y dy, और इधर e टू द पावर 3x, तो सीधा सीधा यहाँ से यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो बीच में इतना जो लिखा है इसमें टाइम खोटी करने की जरूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद ये रहा, इसके बाद सीधा सीधा ये 3 इधर 4 माइनस का प्लस, तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाओगे, है ना। फिर ये समझ में आ गया, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है ना, तो सीधा पुट किया, c इक्वल टू 7 आया, बैक सब्स्टिट्यूट किया, खत्म। ये सारी चीज़ें तो दिमाग में ही हो जाएंगी c इक्वल टू 7 वाली। तो ऑब्जेक्टिव वाले में इतना लिखना नहीं होता, समझ गए। ये तो सब्जेक्टिव टाइप का है, 2 नंबर में आ गया तो ऐसे कर लोगे, सही है। और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो बस ऐसे ही 4 स्टेप में खत्म। बढ़ो आगे, ये करके दिखाओ। ये है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। अब इसमें ये बताओ कि पहला सही है या दूसरा सही है, इंटीग्रेशन हो जाएगा या नहीं होगा। वेरिएबल सेपरेबल ही है, ये जाएगा उधर, सारे के सारे डिनोमिनेटर में जाएंगे। देखो रीअरेंज करके लिखो पहले, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई इक्वल टू वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब सेपरेट कर दो वेरिएबल,
वाई एक तरफ और एक्स एक तरफ, वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब 1 वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस वन, ये किसका डिफ्रेंसिएशन होता था? सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स का। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक इनवर्स वाई और इधर आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट समथिंग। ठीक है, अब y इक्वल टू क्या लिख लोगे? दोनों तरफ सेक ले लो, दोनों तरफ सेक ले लो, तो इधर का सेक इनवर्स तो मतलब गायब ही हो जाएगा, अनइफेक्टिव। इधर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, ये आएगा। तो स्टेटमेंट वन सही है या नहीं है? सही जैसा लग रहा है। ये -π/6 जो है ना, ये देखना पड़ेगा ये है या नहीं है कांस्टेंट के जगह। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये कुछ गिवन है, ये y ऑफ 2 इक्वल टू 2/√3। तो इसमें x इक्वल टू 2 पुट करो। y के अंदर जो डब्बे में होता है वो क्या होता है? x, और इक्वल टू 2/√3 है, तो इसमें पुट करना है। तो पुट करो कंडीशन को, y इक्वल टू 2/√3 है, इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 2 और प्लस सी। सही है। तो इसको हम लोग सेक के टर्म में क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा √3/2 होगा ना। तो सेक कितना होगा? अगर कॉस थीटा √3/2 कहाँ पे होता है? ये 30 डिग्री पे होता है ना। तो सेक में 2/√3 30 पे हो जाएगा। अगर सेक में दिमाग नहीं चल रहा है तो इसलिए मैंने कॉस में करके बताया। सेक थीटा 2/√3, कॉस √3/2 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये कितना है? 2, कॉस थीटा क्या? 1/2 यानी 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। और ये पूरा सेक के अंदर है। एक मिनट, लिखने में गड़बड़ी हो गई। ये 60 डिग्री प्लस सी। अब 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री प्लस सी, सी क्या हो गया? -30 डिग्री। और इसको रेडियन में बदलो, क्योंकि यहाँ पे पाई के टर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? -π/6। तो कांस्टेंट के जगह पर -π/6 आ गया, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। अब स्टेटमेंट 2 भी सही है क्या, ये चेक करना है। तो स्टेटमेंट 2 के लिए देखो, स्टेटमेंट 2 के लिए देखो, स्टेटमेंट 2 के लिए हम लोग सेक इनवर्स एक्स को कुछ मान लेते हैं थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? सेक थीटा, है ना। एक्स इक्वल टू सेक थीटा। जब यहाँ पे 1/y लिखा हुआ है तो हम लोग भी इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक कॉस में बदल जाएगा, है ना। सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस। तो कॉस ऑफ अंदर सेक इनवर्स एक्स, क्या सेक इनवर्स क्या है? थीटा प्लस सी, है ना। अब कॉस ऑफ थीटा प्लस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए का मतलब कॉस थीटा, कॉस बी का मतलब कॉस सी, माइनस साइन ए साइन बी यानी साइन थीटा इंटू साइन सी। हो गया। अब हर जगह पुट करो, है ना। एक्स इक्वल टू कितना है? 2, तो सेक थीटा तो 2 हो गया। और अगर सेक थीटा 2 है तो कॉस थीटा कितना है? 1/2। और साइन थीटा कितना है? दोनों का काम आने वाला है ना, तो साइन थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा हाफ होता है तो साइन थीटा √3/2 होता है। सही है ना। 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री हो गया। और सी के जगह पे क्या है? -π/6। तो कॉस थीटा कितना? 1/2, और कॉस -30 यानी 30, ये क्या हो जाएगा? √3/2 माइनस साइन थीटा √3/2।
अच्छा ये थीटा जो है वो एक्स के टर्म में लिखना है ना, क्या कर रहा हूँ मैं अभी। देखो कॉस थीटा जो है वो क्या लिखोगे, 1/x। कॉस सी जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे ना ऐसे जनरलाइज फॉर्मेट में लिखना है, ये यहाँ पे जनरलाइज फॉर्मेट में लिखना है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/x, कॉस सी यानी कि कॉस ऑफ -π/6 ये हो जाएगा √3/2, और माइनस साइन थीटा। साइन थीटा कैसे लिखोगे, तो कॉस थीटा तो हो जाएगा 1/x, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर 1 - 1/x² हो जाएगा। तो साइन थीटा की जगह पे ये हो जाएगा। और साइन सी का मतलब साइन ऑफ -π/6, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, और साइन 30 कितना 1/2 है ना। साइन ऑफ -π/6 जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस साइन π/6 के बराबर, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन π/6 यानी साइन 30 1/2, तो -1/2 हो जाएगा। तो साइन सी की जगह पे क्या लिखोगे -1/2, माइनस पहले से भी है तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं प्लस 1/2 साइन थीटा की जगह पे ये लिख देता हूँ √1 - 1/x²। ये किसके बराबर 1/y के बराबर हो गया कंप्लीट। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आया 1/y √3/2x प्लस हाफ √1 - 1/x²। ये है, यही है, नहीं है, 2 नीचे आना चाहिए था, 2 ऊपर चला गया है। यहाँ पर प्लस साइन के साथ हाफ आना चाहिए था, मतलब ये गलत है। तो अपना स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। अब लिखने की सीक्वेंसिंग कर देता हूँ। पहले इसको लिखना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इसको लिखना है ताकि सी निकल सके, और सी निकाल करके y = सेक ऑफ फाइनली सजा करके लिख दे। सजा के लिखने में अच्छा लगता है ना देखने में, तो पहले सजा करके फाइनली ऐसे लिख देना। लग रहा है अच्छा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, इससे पता चल गया साफ साफ। तो 1 2 3 ऐसे लिखना है। यहाँ पे कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर रहा था, कंडीशन सब्स्टिट्यूट करने लग गया था, मुझे लगा कि वैल्यू निकालनी है, कुछ वैल्यू नहीं निकालनी, जनरल एक्सप्रेशन निकालना है। तो जनरल एक्सप्रेशन निकालने के लिए यहाँ पे सीधा सीधा एक्स के टर्म में निकालना है ना, तो कॉस थीटा निकल जाएगा सेक थीटा। अगर सेक इनवर्स एक्स थीटा माना है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा अगर एक्स है तो कॉस थीटा रेसिप्रोकल यानी 1/x आ जाएगा। तो हम लोगों को जनरल सॉल्यूशन मतलब जनरलाइज कंडीशन निकालना था, ये इक्वेशन फॉर्म निकालना था, ना कि यहाँ पे कोई y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू तो निकली हुई है यहाँ पे, अगर x = 2 पुट करूँगा तो y = 2/√3 आएगा। सोल्व करने पे सारी चीज़ें सोल्व कर लोगे ना, तो y = वही आने वाला है 2/√3। तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। हो गया पूरा, चलो अब अगले पे चलते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = √1 - y² determines a family of circles with। अब इसमें रेडियस सेंटर सब निकालना होगा, मतलब इतना तो पता चल गया कि सर्कल ही आने वाला है, ठीक है। इसको सोल्व करके सर्कल आने वाला है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं कैसा सर्कल आता है। dy इधर y √1 - y² इधर dx है। तो अंदर वाले को मैं t मान रहा हूं, अंदर वाले को t मान लूं या t² मान लूं,
टी स्क्वायर मान लेता हूँ। देखो रूट भी हट जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर माना, माइनस वाई डी वाई इक्वल टू टी डी टी। सर 2 भी तो आता है, तो 2 से 2 उड़ा भी तो सकते हैं। 2 लिखा गायब कर दिया, हो गया, हो गया ना। अब सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा, ऊपर टी डी टी माइनस बाहर, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। इसको क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, इक्वल टू इधर एक्स प्लस सी लिख दो सीधा सीधा, टी से टी गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, टी की जगह पे रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी, हो गया ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पे क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर और इधर एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, हो गया। अब वाई स्क्वायर को उस तरफ लेके चले जाओ, तो एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, हो गया। दिख रहा है सर्कल, बिल्कुल। ये पूरा का पूरा कैपिटल एक्स मान लो, तो कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बस ये शिफ्टेड है थोड़ा सा, सेंटर जो है वो शिफ्टेड है। सेंटर निकालो, सेंटर क्या होगा, एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस सी, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस सी कोमा 0। और रेडियस क्या दिख रहा है, रेडियस हो सीधा सीधा 1 दिख ही रहा है इधर। ये आर स्क्वायर ही होता है ना, आर स्क्वायर ही होता है ना, तो इसका रूट लो, रूट ऑफ 1 क्या होगा 1, तो सेंटर हो गया माइनस सी कोमा 0 और रेडियस हो गया 1, तो सेंटर तो कुछ भी हो सकता है, फिर सी के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रख लो, तो सेंटर होगा एक्स एक्सिस पे वेरी, सेंटर क्या होगा एक्स एक्सिस पे टहलता रहेगा ऐसे ऐसे, ये रो टहल रहा है सेंटर मैं ही सेंटर हूँ, एक्स एक्सिस पे टहलता रहेगा सेंटर। ये ओरिजिन हो गया, यहाँ भी सेंटर हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है एक्स एक्सिस पे सेंटर, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो। और रेडियस कितना 1 यूनिट, बस ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, रेडियस 1 यूनिट रखना है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया रेडियस समझ गया ना। तो सेंटर वेरिएबल होगा और रेडियस 1 यूनिट, फिक्स रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए था, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब एक्स एक्सिस, सी ऑप्शन। इजी था ना, मजा आया। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जेईई एडवांस का 2018 का, ये शुरुआत में देख करके पता नहीं चल रहा होगा ना, देख करके पता नहीं चल रहा, क्या करें इसमें हम, सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल है, सारे के सारे एक्स वाले टर्म को एक साइड लेकर के चले जाओ, तो इसको सीधा सीधा डी वाई इक्वल टू डी एक्स, वो भी -1 है पावर, तो नीचे ही आएगा। तो देखो इसको लिखोगे रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस रूट एक्स, वाह आनंद ही आ गया, रूट के अंदर भी रूट, 3 3 है, इनटू इसको देखो ये क्या है 8 रूट एक्स रूट 9 प्लस रूट एक्स, ये बड़ा भयंकर है। क्या किया जाए, किसको क्या मानूं, सब्स्टिट्यूशन तो लगाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इसी को कुछ मान लेते हैं, इसी को कुछ मान लो,
मान करके देखो, इसको 4 प्लस रूट ऑफ 5 प्लस रूट एक्स, इसको टी स्क्वायर मान लो। अब करके देखना है इसको, हो रहा है? कुछ बना? देखो, रूट ऑफ 5 प्लस रूट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा? 1 मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कॉल आ गया था। अब आगे देखो, रूट ऑफ समथिंग, तो रूट ऑफ समथिंग का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, इस टाइप का आता था। रूट डब्बे का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट डब्बा, तो 2 रूट 5 प्लस रूट एक्स। क्वेश्चन में मिस टाइपिंग तो नहीं है? ये 5 नहीं, ये 9 ही है। वही सोचो, इधर 9 है, इधर 5 है, कहाँ से लाऊंगा? ये 5 नहीं 9 है, इसको 9 कर लो, ये करेक्शन है, 9 है ये। तो अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन तो हो गया, अब अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन वो भी तो करना पड़ेगा। अब अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन करो, 9 प्लस रूट एक्स है। अब 9 प्लस रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 9 का तो 0 होगा, रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, तो इनटू 1/2 रूट एक्स, तो दोबारा 1/2 रूट एक्स लिखूँ या फिर यहीं पे 2 इंटू रूट एक्स लिख दूँ? सही है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2t dt, और इधर क्या हो जाएगा? dx, इधर क्या हो जाएगा? dx। तो कुछ लग रहा है सोल्व होने लायक? 2 को भी इधर लेके चले जाओ, तो dx डिवाइडेड बाई 3 बार 2 आ गया 8 रूट एक्स रूट 9 प्लस रूट एक्स इक्वल टू टी डी टी। हो गया? पुट या लेट, पुट या लेट, लेट ही लिख लो, लेट हो गए। dx बाई दिस, ये पूरा का पूरा टी डी टी बनेगा, और ये क्या है नीचे? t के बराबर, इसको टी स्क्वायर माना, कहाँ गया? ये बनेगा, ये dx अपॉन ये बनेगा टी डी टी, और ये हो जाएगा t, टी स्क्वायर का रूट t हो जाएगा। तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं? dy इक्वल टू टी डी टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, इंटीग्रेट कर लो, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू टी प्लस सी। अब y इक्वल टू टी प्लस सी आ गया, तो t के जगह पे इसका रूट लिखना है, y इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स प्लस सी। अब कुछ कंडीशन दे रखा है, क्या? x इक्वल टू 0 पर y रूट 7 के बराबर है, तो रख दो, पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू रूट 7। तो यहाँ पे रूट 7 लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा? ये लिखा 4 प्लस ये 0 हो गया, रूट 9 कितना होगा? 3, तो 4 प्लस 3 प्लस सी, रूट 7 खत्म। c इक्वल टू क्या हो गया इससे? 0, तो c इक्वल टू 0 हो गया, c इक्वल टू 0 हो गया, तो y इक्वल टू इतना ही है। तो फाइनली y इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स, ये आएगा। अब पूछा क्या है?
y ऑफ 256, यानी कि x इक्वल टू 256 पुट करना है। तो 256 पुट करो यहाँ पर, क्या हो जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस ये क्या हो गया रूट 256 16, तो 16 प्लस 9 क्या हो गया 25, और 25 का रूट 5 होता है, तो रूट 4 प्लस 5 यानी कि रूट 9 यानी 3, रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3 है ए ऑप्शन। थोड़ा सा लंबा था, लेंदी टाइप का, बट है इजी। बस ये पहचानना पड़ेगा कि इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन बस ध्यान से लगाना पड़ेगा। वैसे भी दो ही टर्म है, इसको करोगे डिफ्रेंशिएट ये नहीं आएगा, इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको टी मानेंगे, ये चला जाएगा टीडीटी में, और उसके बाद आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा बस। तो पहले इधर का लिखना है फिर उधर का लिखना है, इसमें तो सीक्वेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, पहले लेफ्ट फिर राइट, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। एडवांस वाले इतना तो कराएंगे ही, इतना भी ना कराएं तो फिर एडवांस किस लिए। और एडवांस के हिसाब से ये इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट भी नहीं है, इजी है ये। क्या कराया, कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगवाया और वापस से सब्स्टिट्यूशन ही लगवाया। बढ़ जाऊं? ओह, ये तो कर चुके हैं, बिना ऑप्शन के ही कर चुके हैं इसको। ये 2008 में आया था, अच्छा मैंने 2005 लिख करके करा दिया, कोई बात नहीं, ये तो कर चुके हैं हम लोग, है ना। अब आगे चलते हैं। क्या आया था, स्टेटमेंट 1 ट्रू और ये फॉल्स। ये ट्रू था, ये फॉल्स था। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। उसमें ऑप्शन नहीं था, इसमें है। तो अगले पे चलते हैं। ये क्या है, आहा आनंद आ जाएगा। लेट बी बिलोंगिंग टू आर, आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक बी है कोई फिक्स्ड कांस्टेंट, ये देखो फंक्शन में आ रहा है, ये रियल नंबर है जो 0 नहीं, अच्छी बात है। एफ ऐसा है जो आर से आर पर डिफाइंड है, समझ गए, आर से आर पर डिफाइंड है, मतलब डोमेन भी रियल नंबर में और रेंज भी रियल नंबर है पूरा। तो डोमेन भी मतलब x का वैल्यू पूरा रियल नंबर का सबसेट, और y जो है यानी कि एफ एक्स वो पूरा का पूरा रियल नंबर को बिलोंग करता है। इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये उल्टा एक किसको डिनोट कर रहा है, सच दैट को, ए को उल्टा लटका दिया तो वो क्या बन गया, सच दैट। मैथ का लैंग्वेज है वो, मैथ का लैंग्वेज है, सेट्स में पढ़ दे। एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू कितना है 1 है। इफ द डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ f सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो अगर एफ एक्स को हम लोग y की तरह मान लें तो अच्छा रहेगा इंटीग्रेट करने में। तो एफ डैश का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स, है ना। एफ डैश का मतलब y डैश को dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, टॉपिक वही पढ़ रहे हैं तो आराम से वेरिएबल सेपरेबल ही लगाना है। लास्ट में कराऊंगा मिक्स करके, उसमें पहचानना पड़ेगा कि वेरिएबल सेपरेबल लगाऊं, होमोजीनियस है क्या है, तो पहचानने तो आना ही चाहिए। इसमें डायरेक्टली देखो कहीं भी x प्लस वाई इस टाइप का वेरिएबल का मिक्सिंग नहीं कर रखा ना, नहीं कर रखा, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आराम से वेरिएबल सेपरेबल ही है। तो dy बाई वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको सीधा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा ln y इक्वल टू, यहाँ पर देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
क्या होता था इंटीग्रेशन, 1/a tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता था, tan इनवर्स एक्स होता था ना। और यहाँ पे जब कांस्टेंट आ गया तो क्या करोगे, इसी से डिवाइड कर लेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेना, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेना, कॉमन लोगे तो 1/b जो सीधा सीधा है वही लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स x बाई बी और प्लस सी। और अगर नॉर्मल मेथड से भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, इसको इधर करके दिखा दे रहा हूँ, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 हो गया 1/, में अब बी स्क्वायर तो कॉमन ही है, इंटीग्रेशन इसका होना है, कर दो, क्या होगा tan इनवर्स x, x के जगह पे क्या है x बाई बी, और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट ये वाला 1/b डिवाइड बाई 1/b करो, क्या होगा, एक b से एक b कैंसिल, ठीक है, b तो ऊपर जाएगा ना अल्टीमेटली, तो क्या बना 1/b tan इनवर्स x बाई बी हो गया। याद ना भी रहे तो ऐसे कॉमन वगैरह लेकर के कर सकते हैं आराम से, तो यह आ गया। अब क्या करना है, अब c की वैल्यू निकालनी है, f(0) = 1 दे रखा है तो 0 पुट करो, x = 0 और y = 1 पुट करो, क्या हो जाएगा ln 1 यानी कि 0 इक्वल टू इधर भी 0, tan इनवर्स 0 क्या होगा 0, तो इससे हम लोगों का c का वैल्यू क्या आ गया 0, ये 0 हो गया, तो हम लोगों के पास यही एक इक्वेशन है ना। तो इससे y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा y = e⁻1/b tan इनवर्स x बाई बी। अब ध्यान से देखो क्या क्या पूछा हुआ है, ऑप्शन अगर b > 0 है तो f इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग f डैश निकालते हैं, तो f डैश का मतलब y डैश, y डैश क्या है, y डैश है y/x² प्लस बी स्क्वायर, y/x² प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है ना, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों का सम क्या पॉजिटिव, सिर्फ y का साइन देखो, y क्या रहने वाला है, y भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये भी कभी 0 नहीं हो सकता, 0 से निगेटिव तो छोड़ो 0 तक नहीं हो सकता, तो y हमेशा क्या है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, तो y डैश क्या हो गया पॉजिटिव, अगर y डैश पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा, है ना, तो y डैश जो है पॉजिटिव, इसका मतलब f(x) क्या हो गया ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है, b चाहे तुम पॉजिटिव ले लो निगेटिव ले लो हमेशा इंक्रीजिंग, तो ए ऑप्शन सही है ना। अब f(-x) का ही भी रोल आ रहा है तो f(-x) निकाल दो, f(-x) में x की जगह -x रखना, तो e⁻1/b tan इनवर्स -x बाई बी, tan इनवर्स -x माइनस थीटा जो है वो क्या होता था फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस बाहर आ जाएगा, नेगेटिव होता है tan, तो माइनस को बाहर निकाल दो, तो -1/b tan इनवर्स x बाई बी ऐसे लिख दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, tan ऑफ माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो -1/b इस तरीके से। अब f(x) इंटू f(-x) करो, क्या हो जाएगा e⁻डब्बा मल्टीप्लीकेशन में दोनों को जोड़ोगे, है ना, e⁻डब्बा प्लस माइनस डब्बा, ठीक है, तो e⁻डब्बा माइनस डब्बा क्या हो जाएगा 0 यानी कि 1, तो f(x) इंटू f(-x) इक्वल टू 1, ठीक है, डब्बा डब्बा अच्छा लग रहा है, डब्बा में से डब्बा क्या 0। अब फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है f(x) माइनस f(-x), अब इसमें e⁻डब्बा माइनस e⁻माइनस डब्बा, ये 0 हो सकता है नहीं हो सकता ना, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन सही,
दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है हमेशा, है ना। जब ये फिक्स हो गया 1 तो फिर x पूरा का पूरा डोमेन ही हो गया, पूरा का पूरा डोमेन हो गया। तो अपना एक तो यहां से सी ऑप्शन सही आया है और ये यहां से ए ऑप्शन सही आया है, ठीक है। और यहां से डी ऑप्शन गलत है ये पता चला, बढ़िया है। कहां से क्या सही है क्या गलत है पता चल रहा है, और इसी से बी ऑप्शन गलत है ये भी पता चला है, तो ये भी लिख लो। ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का था जेईई एडवांस 2020 का पेपर मॉडरेट था, टफ नहीं। 2016 और 22 का मॉडरेट से ऊपर मान सकते हो, बाकी तो 23-24 में चिंदी थे, फिर अभी भी एवरेज पेपर ही आया था, इसको भी टफ नहीं मान सकते। खैर जो भी हो लिख लो, इसको लिखना और ये फॉर अंडरस्टैंडिंग है। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, अगर ये डायरेक्टली याद नहीं था तो ऐसे कर सकते थे, ठीक है। अगर ये कभी बाय चांस भूल जाओ एग्जाम में तो बेसिक मेथड तो हमेशा आना ही चाहिए, इंटीग्रेशन वाला, तो बेसिक मेथड्स कर सकते थे। डन, बढ़ जाऊं आगे। ये भी एडवांस का है, इंटीजर टाइप है, सिंपल है ये भी। देखो ये जो है पूरा का पूरा इधर लेकर के चले आओ, वेरिएबल सेपरेबल, सिर्फ y तो है, x तो है ही नहीं, तो dy अपॉन 5y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू dx। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप। तो इसका डिफरेंस, मतलब डिफरेंसेशन बोल रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, ln मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो 5y माइनस 2 डिवाइड बाई 5y प्लस 2, ये हो गया। बट आगे क्या आता था, 1 अपॉन 2a, ए की जगह पर क्या है यहाँ पर 2। और ध्यान देने वाली बात, अगर x का कोफिशिएंट 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ है तो उससे क्या करना पड़ता था, डिवाइड। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया, इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन dx का x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट लगा दो। कांस्टेंट तो बस अपने घर की खेतियाँ लगानी ही है इंडिफिनिट में, कांस्टेंट तो लगाना ही है। अब ये क्या हो गया, 5 के 20, 1 अपॉन 20 ln 5y प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब कुछ कंडीशन, हाँ 0 पर 0 है, अगर 0 पर 0 है तो c भी 0 हो जाएगा। देख लो, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, 0 पुट किया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस 2 अपॉन 2, उसमें भी मॉड है, इक्वल टू 0 प्लस सी, इधर 1/20 भी है। ये क्या है, खत्म, ln 1 0, मॉड है ना, तो -1 का मतलब 1, मॉड से बाहर निकलने पे 1, तो ln 1 0, तो इधर भी 0, इधर भी 0 प्लस सी, तो कांस्टेंट क्या आ गया, 0 आ गया कांस्टेंट 0। तो सीधा सीधा ये रहा फंक्शन, क्या रहा फंक्शन, ln 5y माइनस 2 डिवाइड बाई 5y प्लस 2 का मॉड इक्वल टू 20x, है ना। पूछा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, मतलब y की वैल्यू निकालनी है कब, जब x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाए। क्या करेंगे, x को माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, रख दो, 5 माइनस 2 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 का मॉड इक्वल टू e टू द पावर माइनस 20 इंटू इन्फिनिटी,
तो मतलब माइनस इन्फिनिटी लिख दूँ सीधा, समझ जाओगे ना। 20 इन्फिनिटी भी तो इन्फिनिटी ही है माइनस साइन के साथ, तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। 0 कब हो सकता है, जब ऊपर वाला 0 हो जाए। ये मॉड है ना, मॉड है तो सीधा सीधा पॉजिटिव के साथ खुलेगा, मतलब सीधा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है डिनोमिनेटर, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2/5, 0.4। अब इंटीजर टाइप का कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो अब तो 0.4 भी लिख सकते हो, ऑनलाइन है ना। पहले हमारे सीट में 1 2 3 4 इस तरीके से होता था हमारे ज़माने में इंटीजर टाइप, अब तो न्यूमेरिकल टाइप लिखा हुआ रहता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में तो डेसिमल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही 0.4 लिख दिया, खत्म। अब तो 4 डिजिट तक के आते हैं, हमारे टाइम में तो सिंगल करेक्ट होते थे ना, मतलब सिंगल डिजिट के होते थे, 0 से लेकर के 9 तक, तो ये 0.4 आ गया। इजी है, ये भी इजी था, क्या बात है, सब इजी लग रहा है। फिर तो एडवांस भी हो जाएगा, मेंस छोड़ो, एडवांस भी हो जाएगा। पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, लिख चुके बाद के लिए, अगर कोई बाद में देखता है उसके लिए पहले इसको लिख लेगा फिर इसको लिख लेगा, बस। ये जनरल सॉल्यूशन है, यहाँ पर सी निकला और यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल गया। उसके बाद की कहानी तो क्वेश्चन ही बता रहा है जो निकालना है। तो देखो ये हो गया, अब चलते हैं आगे। आगे कौन सा पिटा रहा है, अच्छा ये थोड़ा फंक्शन के साथ मिक्सिंग और काफ़ी सारी चीज़ें, रेंज, एफ एक्स इज बाउंडेड, लिमिट्स, इंटीग्रेशन डेफिनेट के साथ, आहा आनंद आ गया, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसको करते हैं या ट्राई करोगे 2 मिनट, बोलो ट्राई, ठीक है करके देखो। मैं भी थोड़ा बैठ लेता हूँ 2 मिनट। ये बताओ अप्रोच कैसे करोगे, वेरिएबल सेपरेबल है, dx इंटू ई टू पावर 1/x और नीचे एक्स स्क्वायर रहेगा, 1/x को t मान लेना, सही है, 1/x को t मान लेना सही रहेगा। अब करो, इक्वेशन निकल गया, अब ऑप्शन निकालना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो dy डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर 1/x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा इंटीग्रेट होगा, इधर -1/y इक्वल टू, इसमें सब्सटीट्यूशन लगाना होगा, क्या 1/x को अगर t मान लिया तो -1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा, होगा। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -dt हो जाएगा।
तो माइनस साइन के साथ dt लगा लो, माइनस साइन के साथ dt लगा लो, और e टू द पावर 1/x यानी कि e टू द पावर t। सही लिखा ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सही है, सब सही है। इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, ये तो पूरा पूरा निकल ही चुका है। अब देखो यहाँ पर माइनस ई टू द पावर टी, ठीक है, माइनस से माइनस भी उड़ा दो, 1/y टंटाई खत्म, ई टू द पावर टी, ई टू द पावर टी का मतलब ई टू द पावर 1/x प्लस कांस्टेंट, इंडेफिनिट है तो कांस्टेंट तो लगाना ही है ना। अब दे क्या रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू -0 पुट करें तो y 1 हो जाता है। पुट करके देखते हैं यहाँ पे, पुट x टेंडिंग टू 0 माइनस एंड y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 यानी इधर क्या हो जाएगा LHS में 1/1 1 इक्वल टू, इधर x टेंडिंग टू 0 माइनस है तो 1/x क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा और ये हो जाएगा 0। तो c कितना आया 1 लिखना ही भूल गए, c इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसको पार्टिकुलर सोल्यूशन में बदलो, क्या हो जाएगा 1/y इक्वल टू ई टू द पावर 1/x प्लस 1, ये हो गया। तो y को उल्टा लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर 1/x प्लस 1, ये हो गया y का एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 1। ऐसा करते हैं, पहले लिमिट निकाल लेते हैं फिर रेंज देख लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। देखो पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कर लेता हूं पहले, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा यहां पर, ध्यान से माइनस इन्फिनिटी करेंगे तब भी -0 यानी कि 0 ही होगा, है ना। तो ई टू द पावर 0 कितना 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, 1/2 हो गया। अगर प्लस इन्फिनिटी को भी टेंड कर जाए तब भी तो ई टू द पावर 0 ही आएगा नीचे, ये भी 1/2, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब आते हैं रेंज पर। रेंज का मतलब है y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकता है, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी पर तो निकल गया। अब एक बार 0 पर देख लेते हैं, तो 0 पर क्या हो जाएगा, जीरो पर तो डिफाइंड ही नहीं है, 0 माइनस और 0 प्लस पे देखना पड़ेगा। 0 माइनस पर 1 है, 0 माइनस पर तो 1 दे रखा है, तो 0 प्लस पे देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 डिवाइड बाई 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 प्लस का मतलब इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी, और इधर 1, ये क्या हो गया 0 के बराबर, है ना। अब इसका ग्राफ बनाया जा सकता है, हाँ बना तो सकते हैं, थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन ग्राफ बन जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसका ग्राफ बना लेता हूँ रफली, छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा यहीं पे, ये रहा y और ये रहा x। ग्राफ का कलर चेंज, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ ग्राफ है और कहाँ सॉल्यूशन। देखो अब क्या करना है, 0 पर क्या है, जीरो प्लस पर तो 0 आ रहा है, और 0 पर ये होल बनाना पड़ेगा। 0 पर क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल, 0 पर सर्कल बना लिया। 0 माइनस पर 1 है तो 1 प्लॉट किया, हाफ पर तो ये वैल्यू कभी पहुंचेगी नहीं, तो हाफ पर कुछ नहीं, डॉटेड लाइन, है ना। अब देखो 0 पर 0 टेंड कर रहा है, और प्लस इन्फिनिटी पर भी हाफ और माइनस इन्फिनिटी पर भी हाफ, और 0 माइनस पर 1 है, ये 0 माइनस पर 1 है,
तो 1 से ये हाफ ऐसे जाएगा और 0 से हाफ ऐसे जाएगा इंक्रीजिंग। अब ध्यान से देखो, fx का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। x अगर माइनस इन्फिनिटी है तब माइनस हाफ को टेंड कर रहा है, तो ये जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है, बस हाफ नहीं हो सकता, मतलब 1/2 नहीं हो सकता। तो इसका रेंज कैसे लिख सकते हैं हम लोग? रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक, है ना। ये टेंडिंग टू है दोनों, 0 भी टेंडिंग टू है और 1 भी टेंडिंग टू है। एग्जैक्टली नहीं है, नहीं तो लिमिट नहीं लगाना पड़ता। 0 पर तो है ही नहीं कोई वैल्यू, मतलब 0 पर 0 और 1 जो है ना ये ओपन रहेंगे और इसमें से हाफ को हटाना पड़ेगा, तो वो 0 to 1 माइनस 1/2। ए ऑप्शन में यही लिखा हुआ है बिल्कुल, यानी कि ए ऑप्शन सही है। दूसरी चीज, जब रेंज बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब रेंज इसमें लिखा हुआ है ना fx इज बाउंडेड, तो रेंज जो है अगर रेंज में प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों ना हो करके सीधा सीधा कोई फाइनाइट वैल्यू रहे, समझ रहे, रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच में ही है ना, तो फाइनाइट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू भी फाइनाइट है, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइनाइट है ना। इसमें प्लस माइनस इन्फिनिटी का तो रोल नहीं है ना, तो इसका मतलब रेंज क्या है? बाउंडेड। और अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से कोई एक भी शामिल हो जाता है इसमें, तो रेंज अनबाउंडेड हो जाता, क्योंकि ना तो प्लस इन्फिनिटी का पता नहीं माइनस इन्फिनिटी का पता, दोनों में से किसी का आता पता नहीं है ना, कोई पता नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। प्लस इन्फिनिटी कुछ हो सकता है, 10⁻100 ले लो, 1000 ले लो, दोनों तो बहुत बड़ा नंबर है ना। उसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटा नंबर, 10⁻−1000 ले लो, -2000 ले लो, दोनों तो बहुत छोटे हैं, है ना। तो रेंज क्या है यहाँ पर? बाउंडेड है, रेंज बाउंडेड है, ठीक है। रेंज जो है वो फाइनाइट वैल्यू एक्वायर कर रहा है यहाँ पे, और जब फाइनाइट वैल्यू है तो रेंज बाउंडेड है, मतलब fx इज बाउंडेड। रेंज अगर फाइनाइट वैल्यू है तो fx बाउंडेड है। और चौथे में क्या है? 0 से e, 0 से 1, तो 0 से 1 कहीं यहाँ पर होगा और e कहीं यहाँ पर होगा। तो देखो 0 से e तक इंटीग्रेट करना है fx dx, मतलब 0 से e तक का एरिया, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। 0 से e तक का एरिया रेड वाला है ना, और 0 से 1 तक का एरिया जो है वो व्हाइट वाला है। अब बताओ बड़ा कौन सा? 0 से e तक का एरिया, तो 0 से e तक का जो इंटीग्रेशन है वो बड़ा होगा, बिल्कुल सही है ये, है ना। 0 से e तक का जो इंटीग्रेशन है वो बड़ा होगा, और यहाँ पर बड़ा दे भी रखा है ना। हाँ, हो गया। तो ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का था, और इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है, ए सी डी, सिर्फ और सिर्फ बी नहीं है, बाकी तीनों हैं। पार्शियल करेक्ट वाला भी है, अब हम लोगों के टाइम पे नहीं होता था, या तो पूरा सही या तो पूरा गलत। पार्शियल करेक्शन में देखो इसमें 3 ऑप्शन है ना, तो 3 ऑप्शन में अगर कोई एक सही लगाया, अगर किसी ने बी ऑप्शन टिक कर दिया तब तो वो गलत ही है, तुम चारों टिक करो तब भी गलत, बी टिक कर दिया मतलब खत्म, खेल खत्म, गलत ऑप्शन टिक क्यों किया, मतलब सही में से ही पार्शियल होता है। 3 सही है, अगर कोई एक ऑप्शन सही किया मतलब टिक किया सही वाला, मान लो ए किया या बी किया या डी किया, तीनों में से कोई एक किया तो 1 नंबर मिलेंगे, 3 ऑप्शन सही है ना। कैसे कैटेगराइज करेगा? तो 3 ऑप्शन में से कोई एक सही किया 1 नंबर, 2 ऑप्शन सही तो 1 + 1 2 नंबर, और तीनों तो सीधा 4, समझ गए। 3 वाले में बस कंफ्यूजन था, बाकी तो पता ही है। अगर 2 ऑप्शन रहेगा सही उसमें से एक करेक्ट किया तो 2 नंबर मिलेंगे, दोनों करेक्ट कर लिया, दोनों टिक कर लिया तो 4 नंबर हो जाएंगे, पूरा सही हो गया ना। तो 3 वाले में बस कंफ्यूजन रहता है, बाकी तो सब सही है। चारों सही रहेगा तो जितने ऑप्शन टिक करोगे उतने मिलेंगे,
चारों पर एक एक नंबर हो गया ना। हाँ, बस इसको लिख लो। स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, फिर यहाँ, उसके बाद फाइनली यहाँ। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? स्टार्टिंग करनी है इधर से, फिर सेकंड इधर, और थर्ड में ये पीले रंग के अंदर जो है वो। रेंज ए ऑप्शन के लिए था, फाइनाइट वैल्यू यानी कि बाउंडेड ये सी ऑप्शन के लिए था, और ये तो सीधा सीधा एरिया से पता चल रहा है, ये डी ऑप्शन के लिए था, एरिया। हो गया? बढ़िया, मस्त। कैसा लगा ये? टफ? नहीं, टफ नहीं है, बस सारी चीज़ें मिक्स कर रखी है ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि टफ है। नहीं तो है तो ये भी इजी टू मॉडरेट ही। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ गई ना इसमें। इंटीग्रेशन करवा लिया ना, फिर इधर लिमिट निकलवा लिया, लिमिट निकलवाने के बाद ग्राफ बनवा लिया, एरिया अंडर द कर्व का भी कंसेप्ट घुसा दिया, फिर यहाँ पे फंक्शन का भी घुसा दिया, रेंज, और एफ बाउंडेड है या नहीं। तो मिक्स होता है ये एडवांस वाले ऐसे ही हैं, मिक्स करके ही पूछते हैं। उनका एक दो टॉपिक से मन नहीं भरता, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं वो। ये कंफ्यूज मत हो ना, ग्रेटर देन ही है वो, इक्वल टू नहीं है। अब और भी कुछ है, अभी भी है। यह है जेईई मेंस 2017 में, 17 खतरा। चलो देखते हैं इसको भी, इजी है यार ये तो। देखो डी वाई अपॉन वाई प्लस 1, और इधर माइनस साइन रहने दो, क्या बिगाड़ना। ये cos x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन एक्स और dx कर दो इंटीग्रेट। तो इधर ln y प्लस 1 इक्वल टू, ऐसा करते हैं नीचे वाले को t मान लेते हैं, ऊपर dt में कंज्यूम हो जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। तो cos x dx क्या हो जाएगा? dt के बराबर है ना। तो अब देखो माइनस, ऊपर तो सीधा dt लिखोगे और नीचे t लिखोगे, तो इधर क्या बनेगा? ln t। तो माइनस ln t, t के जगह पे बैक सब्स्टिट्यूशन, 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो पूरा मान जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इधर माइनस है, दोनों मर्ज हो जाएंगे प्लस के साथ, तो मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस 1 और इधर 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू, इधर ln था, ln के अंदर ही है ना ये, ln को उस तरफ एंटीलॉग ले लो, क्या हो जाएगा? e टू द पावर c। तो y प्लस 1 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू e टू द पावर c। कॉन्स्टेंट मान लो कुछ, है ना, कॉन्स्टेंट मान लिया, e टू द पावर c तो कॉन्स्टेंट ही होना है। अब क्या लिखा हुआ है? y ऑफ 0 इक्वल टू 1, कंडीशन क्या दे रखा है? y ऑफ 0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 पुट करो और y इक्वल टू 1 पुट करो। इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पर भी 2 इक्वल टू k, यहाँ से k क्या आ गया? 4 के बराबर। चून 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 क्या हो रहा है? एयर गैप। अब ये आ गया k इक्वल टू 4, तो अपना इक्वेशन तो बन गया। y ऑफ पाई बाई 2 पूछ रखा है, y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू k, k का मतलब 4 है, k यहाँ पर क्या है? 4। तो ये बना अपना पार्टिकुलर इक्वेशन। अब x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर दो इसमें, y अपने आप निकल जाएगा बाहर, कूद के आएगा, y प्लस 1, इधर देखो 2 प्लस साइन पाई बाई 2 कितना? 1 इक्वल टू 4। तो y प्लस 1 क्या हो गया? 4/3, 2 प्लस 1 3, इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में, इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर डिवीजन में। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 4/3 माइनस 1 यानी कि 1/3। दैट्स इट, खत्म हो गया। हो सकता है ऑप्शन वाला हो, या हो सकता है कि ऐसे ही न्यूमेरिकल टाइप हो, अब जैसा भी हो, आ गया ना 1/3, बस
ये अपना ठप्पा लगा देते हैं आंसर का। आज एक क्वेश्चन में तो कम से कम लगाए, बाकी तो किसी में लगाया नहीं शायद, या एक आदमी लगाया लगाया। चलो अपना सील मोहर लग गया आंसर का। ये कैसा लगा ये बताओ, इजी था, सिंपल या सिंपल? सिंपल, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। ट्रिपल ई में मतलब मेंस में बच्चों वाले ही पूछते थे, और अभी भी कुछ ज़्यादा बड़े वाले नहीं पूछते। मतलब कर पाओगे, आराम से कर पाओगे पूरा बढ़िया से। डन, ये लास्ट है। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। हाँ तीनों टाइप हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, एक ही दिन में करा दूंगा तीनों। तो अब इतना तो मुझे याद है कि ये लास्ट है, फिर भी हाँ लास्ट ही है। तो मज़ा आया क्लास में, एक क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सब एकदम मस्त मक्खन की तरह सिंपल थे, बढ़िया, अच्छा लगा, मज़ा आ गया, वाह अच्छा है। तो जितना फैला सकते हो फैलाओ, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी हेल्प करो, सही है, बिल्कुल। तो शेयर करना, जितना शेयर कर सको, दूसरों को भी हेल्प मिलेगी, है ना। तो बस खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो अच्छे से, और बिल्कुल टारगेट जेईई एडवांस